नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्रयागराज टाइम्स के संपादक और वकील साहब और घूमता आईना के सब कुछ आदरणीय अनुपम मिश्रा सर। भैया जो बोलने का होगा, मुझे छूट मिलती है तो मैं बोल लेता हूँ। बड़े दिनों बाद ट्यूसडे को हम पकड़ पाए, क्योंकि पकड़ नहीं पा रहे थे। और मुद्दा कुछ ऐसा है कि अभिषेक, मैंने गलत बात क्यों कहते हैं आप? टाइम देके आप गायब हो गए लगातार। हमारे मैं ऊपर तो क्यों रख रहे हो? मैं तो मैं तो अपनी अवेलेबल था, पिछली बार भी। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 सर, लेकिन आप भी जानते हैं कि क्यों भागा था, उस कारण भी। तो खैर, मैंने अपनी 6 वर्षीय बेटी के आंख में देख के बोला है कि तुमको भविष्य में एजुकेशन के नाम पर तो जेल नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो। यूजीसी के मुद्दे पर हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे। किंतु दो तरह से लोग चाहते हैं इस मुद्दे पे कि अभिषेक तिवारी समाज के नाम पर इतना क्रिटिसाइज करे कि आप योगी आदित्यनाथ सरकार को 2017 में हरवा दीजिए। उनका क्या मतलब है मुझे पता नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। विरोध यूजीसी का है, विरोध योगी आदित्यनाथ और सरकार का नहीं है। इस बात को क्लियर किया जाए। यूजीसी के प्रावधान अनुचित हैं, इसको किसी प्रकार से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने अहंकार को इतना बड़ा कर लूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को और बंगाल में भाजपा सरकार को हरा करके और टीएमसी को जिता करके आनंद में घूमता रहूं कि वाह, मैंने क्या गजब का तीर मारा, मेरा भी कुछ हराने में योगदान है। ये वाला अहंकार साइड करके अगर आप मेरे साथ यूजीसी की लड़ाई में लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं। मेरे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर, कहां चूक गई ये सरकार? क्योंकि दो लोग, एक रविशंकर जी प्रसाद इस कमिटी में तो थे ही, तो कैसे कहा जाए कि बीजेपी के लीडरशिप को, खास करके धर्मेंद्र प्रधान तक ये बातें समझ में नहीं आई, उन्हें पता नहीं चला, ये भारी ब्लंडर किया। अब न उगलते बन रहा है न निगलते, साफ छुछुंदर की भाजपा की हालत है। भाजपा आईटी सेल चुप है। क्या चल रहा है सर? देखें, ये मामला शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट से और ये याचिका थी इंदिरा जयसिंह की। इंदिरा जयसिंह इस तरह की याचिकाएं पहले भी करती रही हैं। इंदिरा जयसिंह वही हैं जो बच्चों की सेक्स करने की लीगल एज कम करने की पैरवी कर रही हैं, मुकदमा लड़ रही हैं। इंदिरा जयसिंह का आज तक एक भी मुकदमा मुझे ऐसा समझ में नहीं आता जो कि आप कह सके राष्ट्रहित में है। उनके सारे मुकदमे उसी तरह के होते हैं। बहरहाल, द पॉइंट इज कि चलिए, मानिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश किया भी, कुछ हुआ भी, तो आपने उसको एज इट इज लागू कर दिया। और या आपको लगा होगा कि शायद ये मुद्दा नहीं बनेगा, वो मुद्दा बन गया। और जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर आपकी सांप छुछुंदर की गति जैसी आप बता रहे हैं वो हो जाती है। आप वापस लें तो दिक्कत, कंटिन्यू करें तो दिक्कत। आपने मोहन यादव के मामले में ये मामला बार बार देखा है। मोहन यादव ने एक ऐसा एफिडेविट फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जिसमें भगवान राम को अत्याचारी और जातिवादी बताया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ओबीसी महासभा के कहने पे इसमें वकील कर लिया पी विल्सन को, जो कि समाजवादी डीएमके के सांसद हैं, ईसाई धर्म से आते हैं, स्टालिन के राइट हैंड हैं और हिंदुत्व को गरियाते रहते हैं। तो बहुत हल्ला मचा। तो उन्होंने बीच का रास्ता ये निकाला कि उन्होंने मुकदमा ही डंप कर दिया। उन्होंने ना एफिडेविट वापस लिया ना कुछ किया, लेकिन मुकदमे को ठंडे हस्ते में डाल दिया गया। तो उसके बाद वो विवाद कम हो गया। लेकिन देखिए, ध्यान दें कि अभी तक मोहन यादव ने एफिडेविट वापस नहीं लिया। और इन सब चीजों के चलते ऐसा आप कदम उठा लेते हैं बार बार कि अच्छा, इसमें भी क्या है कि जैसे जो तथाकथित सवर्ण समाज है, मैं इसको तथाकथित सवर्ण समाज कहता हूं, जो तथाकथित सवर्ण समाज है उसकी अपनी भी एक गलतियां हैं। उन्होंने कभी अपने आप को सामने रखा ही नहीं। हर आदमी उनको फॉर ग्रांटेड लेता रहा, प्लस वो पार्टियों में बटे रहे। तो जैसे उत्तर प्रदेश में जब दलित वोट की बात आती है तो मायावती उसकी सबसे बड़ी नेता बन के उभरी। और जब तक मायावती इनएक्टिव नहीं हो गई
जब तक मायावती शिथिल नहीं हो गई, जब तक मायावती निकलना बैठना नहीं बंद कर दिया, आप मान के चलें तकरीबन 100% वोट जाता रहा मायावती को। इसी तरह यादवों के वोट के करीब 100% ठेकेदार अखिलेश यादव रहे। अब मुस्लिम वोट के भी वही ठेकेदार हो गए हैं, पीडीए बना रहे हैं। लेकिन वहीं जो सवर्ण वोट था वो हमेशा अलग अलग पार्टियों में विभाजित रहा और कभी किसी वो मुद्दा आधारित वोट करता रहा, और मुद्दों पे अभी भी वोट कर रहा है, अभी भी मुद्दों की बात हो रही है। तो ऐसे में किसी पार्टी की प्रायोरिटी में सवर्ण रहा ही नहीं, किसी भी पार्टी की प्राथमिकता में रहा ही नहीं, इसमें दो राय नहीं। आज भी सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ी संख्या में वोट भाजपा को जा रहा है, लेकिन आप सवर्णों का वोट कांग्रेस को भी जाते देखते हैं, आप समाजवादी पार्टी को भी जाते देखते हैं, ममता को भी जाते देखते हैं, केजरीवाल को बड़ी संख्या में जाते देखते हैं। भद्र लोग तो पूरा का पूरा ममता के साथ है, आप देख रहे हैं। तो हर पार्टी में आप बने रहे, और हुआ क्या कि आप किसी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं बन पाए, आप अपने आप को एक वोट बैंक नहीं बना पाए। मुस्लिम समुदाय ने अपने आप को एक वोट बैंक बनाया, दलित समुदाय ने अपने आप को एक वोट बैंक बनाया, ओबीसी समाज ने अपने आप को एक वोट बैंक बनाया। सवर्ण अपने आप को कभी एक वोट बैंक ना बनाया, ना बनाना चाहता है, या जो भी आप समझे, ना बना पाएगा तो और ना शायद बना पाएगा। तो क्योंकि वो मुद्दा आधारित वोट की बात होती है कि सब मुद्दे पे वोट देंगे और जांच परख के वोट देंगे। सवर्ण समाज जिस पार्टी में रहा भी बहुत जल्दी उसका उस पार्टी से मोहभंग भी हो जाता है, जबकि जितने बाकी समाज है उन्होंने जो पार्टी पकड़ ली उसी को माई बाप समझ लिया। तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, और जहां से इनको सपोर्ट मिलता है तो ये जाहिर सी बात है उस तरफ थोड़ा सा लीन करती हैं। और बाकी मैंने हमेशा एक बात कही कि मोदी सरकार में सब कुछ अच्छा है, इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंचा दी, चाइना बॉर्डर दुरुस्त किया, पाकिस्तान को हैसियत बताई, सब कुछ किया, 370 हटाया, वक्फ हटाया, कितने बड़े बड़े काम हुए। लेकिन एक बौद्धिक गहराई की कमी मैं हमेशा देखता हूँ, एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ की कमी देखता हूं मैं, और उसी के चलते अक्सर करके ऐसे फैसले हो जाते हैं जिसमें आगे जाना और पीछे जाना दोनों मुश्किल हो जाता है। एक जैसे कहना चाहिए बौद्धिक रणनीति नजर नहीं आती अभिषेक कि साहब ऐसा करना है या वैसा करना। बीच बीच में कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं जिसको बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। अब जैसे वो, और बनने लायक होता भी है, जो प्रधानमंत्री की हिसाब चुकता स्पीच थी, उसकी बहुत आलोचना भी हो, मुझे लगता है होना भी चाहिए और बौद्धिक गहराई वाली बात जो मैं कहता हूं अभिषेक इसलिए कहता हूं क्योंकि बार बार मैं हर चैनल से, हर प्लेटफॉर्म से एक बात दोहराता हूं कि जो एट्रोसिटी लिटरेचर जिसे कहते हैं कि दलितों पर बड़ा अत्याचार हुआ, इस तरह की बातें पिछले 150 साल 200 साल की प्रोडक्ट है। मैं बार बार कहता हूं कि साहब देखें, इतने ढेर सारे विदेशी आए इस देश में, यात्री बन के आए, उन्होंने यात्रा वृतांत लिखे, चीन से आए, फाहेन आए, हिंसांग आए, फरिश्ता मिडिल ईस्ट से, मेगास्थनीज, सेल्यूकस, ग्रीक्स, किसी एक आदमी ने भी भारतवर्ष के कोने कोने पे इस समाज के हर अंग के बारे में लिखा, पर किसी एक भी लेखक ने, किसी एक भी यात्री ने दलितों पर अत्याचार को लेकर एक लाइन नहीं लिखी। ये कैसे संभव कि चीन से लेके, मिडिल ईस्ट से लेके, यूनान से लेके सब के सब आए और चले गए, उनको बस यही नजर नहीं आया और सब कुछ नजर आया। तो ये जो एट्रोसिटी लिटरेचर है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये अंग्रेजों के शासनकाल के 100 साल बीत जाने के बाद शुरू हुआ और वो एक नैरेटिव बन गया। बौद्धिक गहराई वाली बात मेरी सिर्फ यह है कि इस सरकार से अपेक्षा थी कि आप इस नैरेटिव को तोड़ें, आप तो खुद ही इस नैरेटिव में बह गए। अब जैसे एक नैरेटिव तोड़ने का प्रयास मोदी सरकार ने किया, हालांकि ये जब पहली बार अटल सरकार थी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हमारे यहाँ से शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी इसकी शुरुआत की थी कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य आक्रांता थ्योरी एकदम बकवास है, कोई कहीं से नहीं आया, इसको भी जिस तरह तोड़ा जाना चाहिए आज वो नहीं। अरे भाई, इसमें भी अंबेडकर को ही आगे रखे, सबसे पहले उन्हीं ने ये बात कही थी कि कोई कहीं से नहीं आया, ब्राह्मण यहीं से और शूद्र यहीं से। जिस जमाने में लोकमान्य तिलक से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक आर्य आक्रांता थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मानकर उसको प्रमोट कर रहे थे, उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात कही थी
कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी बकवास है, कोई कहीं से नहीं आया, ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सब यहीं के। तो उनको आगे रखिए, बताइए। तो आपको नैरेटिव तोड़ना चाहिए, आप तो साहब नैरेटिव में बहे जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार में इंटेलेक्चुअल डेप्थ यानी बौद्धिक गहराई की कमी है। अब सर यूजीसी के अपोज में जो खड़े हैं समाज, उसमें सिर्फ ब्राह्मण होता तो मैं छोड़ देता इस टॉपिक को, सवर्ण भी खड़े हैं। एक टेस्ट जो यूपी में ऑलरेडी हो चुका है, हो चुका है कि राजपूतों की नाराजगी के बहाने जो खेल खेला गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो भारी पड़ी। लेकिन वो बैटलफील्ड यूज किया गया था नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में, क्योंकि योगी जी के अगेंस्ट में यूज नहीं किया जा सकता था उस वेपन को। इस बार योगी जी के अगेंस्ट में वो वेपन छोड़ा जा रहा है, ब्राह्मण वाला एंगल बोल के नहीं उनके साथ ही हो रहा है। पैटर्न सेम है। इलेक्शन आने वाले और 1.5 साल में बहुत, हालांकि मैं मानता हूं गंगा में बहुत पानी बहना है, लेकिन इसके जो तर्क है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो SC/ST एक्ट हटाने को बोला था और ये सारा चीज आपने और उस प्रावधान को मजबूत कर दिया। तो दोनों को जब हम तराजू में तोड़ते हैं तो प्रॉब्लम तो सरकार के अंदर नजर आती है। तो अभिषेक, यही तो मैंने कहा ना कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर और आम आदमी कहता है कि यदि उसको मोदी का शाहबानो मोमेंट कहा गया है, जिस प्रकार राजीव गांधी ने शाहबानो मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना सिर्फ SC/ST केस में बदला, बल्कि उसमें 2 दर्जन प्रावधान और डाल दिए और मुश्किल कर दिया। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि सवर्ण किसी राजनीतिक दल की प्रायोरिटी पर नहीं, और तब तक नहीं होंगे जब तक वो अपने आप को एक वोट बैंक के रूप में डेवलप नहीं कर पाएंगे। वो जैसा आपने कहा कि ना हुआ है ना होगा। तो एक लोकतंत्र में तो वोट बैंक्स के ही काम होते हैं, वोट बैंक्स की ही प्रायोरिटी होती है। दलित वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, OBC वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, ST वोट बैंक है, सवर्ण कोई वोट बैंक ही नहीं। तो जब तक आप अपने आप को वोट बैंक नहीं बना सकते, तब तक ये सोचना कि सरकार आपको प्राथमिकता पे रखेगी संभव नहीं है। अलबत्ता हाँ, मोदी सरकार से इस बात की बेहतर उम्मीद थी, क्योंकि आप एक तरफ अगर आप सबको हिंदू बनाने पर आमादा है, आपको कहना है कि जाति नहीं होनी चाहिए, सब के सब हिंदू हैं, और उसके बाद आप ही जातिगत आधार पर अगर भेदभाव करते हैं तो फिर तो दिक्कत आएगी। ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये अपने आप में विसंगति है। अब टोटल 2.56 करोड़ SC/ST OBC स्टूडेंट्स, इनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन के कंप्लेन्स आए हैं 318 पूरे साल में। ये लेस देन, मतलब ऑलमोस्ट इसको मैथमेटिक्स में 0% कहा जाता है। पर ये कंप्लेन सिर्फ सवर्णों के द्वारा किए गए अत्याचार नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ये जो मामले हैं, व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा, वो सब कुछ को लेकर के है, जिसे डिस्क्रिमिनेशन में डाल दिया गया। यानी ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में ये मामला है ही नहीं। उसके बाद भी जो ड्रैकोनियन, इसके अंदर ड्रैकोनियन प्रभाव कह सकते हैं, ड्रैकोनियन एक्ट की तरह ये बिहेव करेगा कि अगर आपके भाषा में आपने बोला नहीं है, किंतु उसको ये लगता है कि इसके कहने का आशय ये था, तब भी उस पर कार्रवाई हो जाएगी और 3 साल तक के जेल का प्रावधान है। नहीं, देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि शेड्यूल कास्ट आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है, शेड्यूल ट्राइब कर सकता है, OBC कर सकता है, महिलाएं, लड़कियां कर सकती हैं, दिव्यांग कर सकते हैं, और जैसा कि आपको मालूम है कि 90% मुस्लिम समाज OBC में आता है, वो भी कर सकता है। तो निशाने पे कौन रहा? निशाने पे सिर्फ वो रहे जो नंबर 1 लड़के हों और नंबर 2 सवर्ण हो। यानी अगर आप लड़के हो के भी सवर्ण नहीं है तो आप इससे बाहर हैं, आप शिकायत करने वालों में से हैं। और अगर आप सवर्ण हो के भी लड़के नहीं लड़की हैं तो भी आप शिकायत करने वालों में से हैं। यानी 90% लोगों को अधिकार दे दिया गया कि 10% लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं।
और इतना ही नहीं, एक गुर्गों की टीम बना दी जाएगी जो पूरे विश्वविद्यालय में या कॉलेज कैंपस में घूमकर ऐसे लोगों को तलाशेगी, उनको निशाने पर लेगी। लड़के कॉलेज जाना बंद कर देंगे, लड़के यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगे, घर बैठ जाएंगे। हाँ, कोई माँ बाप भेज नहीं पाएंगे और शायद भेजना भी नहीं चाहेंगे। तो ये तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, क्या कहा जाए। मतलब इसको मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि सवर्णों से पढ़ाई का अधिकार छीन जाएगा, जिस कारण वो सवर्ण माने जाते हैं, सवर्ण लड़कों से। हाँ, सवर्ण लड़कों से। तो बेटियों पे तो पहले से ही टारगेट लव जिहाद गैंग और वो पूरा टारगेट गैंग है, वो तो पहले से ही है, वो तो मैं देख ही रहा हूं। बस अब इसमें जो सवाल है कि जो पिछली बार SC ST एक्ट को आपने बढ़ाया चढ़ाया वो सब किया, तो आप मध्य प्रदेश हारे, सपाक्ष नाम की पार्टी बन गई थी, मिला 1.5% ही वोट, लेकिन आप झारखंड में अभी तक आप सत्ता में नहीं आए थे। रघुवर दास जी ने भी सवर्णों के अगेंस्ट में बयानबाजी की थी और शिवराज सिंह चौहान ने तो माई का लाल तक कर दिया था। उसके बाद आप EWS लेके आ गए कि चलो कम से कम इस बहाने क्रोध कम होगा, ठीक है। लेकिन अब ये EWS काम ही नहीं करेगा अगर यूजीसी के इस कारण बच्चे ही ना पढ़ पाए तो। अब सर इसमें जो एक और चीज है जिससे शायद मना दिया जाता है कि अगर आप भी मुझे ब्राह्मण के नाम पर, जैसे ब्राह्मण बनिया यूरेशिया जाओ, हमने तो विश्वविद्यालयों में देखा है, ये तो नहीं देखा है कि दलित वापस जाओ, OBC वापस जाओ, ये तो कहीं नहीं लिखा है। ब्राह्मण बनिया वापस जाओ जिस प्रकार के नारे लगते हैं, ऐसे में तो एक ऑलरेडी वहां पे सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और बनियों से घृणा करता है, वो नारे लगे हैं, आप सबने देखे हैं, तो फिर कहां रह जाएगा सेफ्टी सर? नहीं, देखिए, ये नारे तो पहले भी लगे हैं, नारे हमने पहली बार लगते नहीं देखे, लेकिन इंटेंशनली वो बड़ी नारे बात यह है, बड़ी बात यह है कि इस बार उन नारों के आधार पर नीतियां बन रही हैं। बड़ी बात यह है कि उन नारों के आधार पर UGC की नीति बनती नजर आ रही है। नारे तो पहले भी लगे, उसमें क्या है, लेकिन अगर सरकार ही उसका हिस्सा बन जाएगी तो जाहिर है कि समाज का एक वर्ग, आप उसको कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, शिक्षा से ही दूर कर रहे हैं। और अगर वो जाएगा तो फिर वो ऐसे मुकदमों में फंस जाएगा कि बाकी की जिंदगी उन्हीं से निपटता रहेगा। क्योंकि SC ST केस में भी हमने देखा है कि 98% तक मुकदमे फर्जी पाए गए हैं। हमने देखा है कि लोगों ने गैंग बना के SC ST केस का दोहन किया है, महिलाओं से रेप का मुकदमा लिखवाया है, मुआवजा पाया है, फिर उस केस को फॉलो अप ही नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाईकोर्ट ने ऐसे वकीलों को जेल भेजा है जो गैंग बनाकर काम कर रहे थे। तो वैसे भी मेरा मानना है कि भारतीय दंड संहिता में और भारतीय न्याय संहिता में अब तकरीबन हर तरह के मुकदमे का, हर तरह के मामले का निदान है। जब जब आपने स्पेशल एक्ट बनाया, उस स्पेशल एक्ट का दुरुपयोग हुआ। आपने दहेज एक्ट बनाया, दहेज एक्ट का दुरुपयोग हुआ। आपने SC ST एक्ट बनाया, SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया। आपने निर्भया एक्ट बनाया रेप के लिए, उसका दुरुपयोग हुआ। अब आप ये एक नई कमेटी बना रहे हो, इसका भी दुरुपयोग हो। तो मेरा मानना है कि जब भी स्पेशल एक्ट बनता है तो उससे दुरुपयोग के लिए हुए, मतलब उसका दुरुपयोग ज्यादा होता है और उसके फायदे कम होते हैं। ठीक, अब मैंने जो पहले कहा था कि मैं UGC का विरोध करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, हर तरह से UGC के समर्थन में, जो UGC रोल बैक चल रहा है उसके समर्थन में खड़ा रहूंगा और ये ड्रैकोनियन एक्ट के विरोध में खड़ा होगा। लेकिन अब एक पॉलिटिकल इसकी है कि क्या इसमें सवर्ण समाज, ब्राह्मण और ये सब इन्वॉल्व होकर के जो बात चल रही है कि योगी को हरा दो, मोदी को हरा दो, और ये क्या इतने तक सवर्णों को जाना चाहिए या नहीं? अब देखिए, ये मैं कैसे कह सकता हूं कि किसी को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अपना अपना समझदारी हो। जैसे योगी जी जैसा नेता जिसने उत्तर प्रदेश को इतना ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया, सेफ्टी दी, सिक्योरिटी दी, योगी जी को हरा के हमें क्या मिल जाएगा? मेरा ये प्रश्न है, इसको ऐसे हम समझने का प्रयास करें कि इससे हमारा क्या लाभ हो जाएगा।
नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। और मैं इसको यूपी गवर्नमेंट के ये उत्तर प्रदेश में 2027 में मुद्दा बनते भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी और कारण से नहीं, ये जो यूजीसी डायरेक्शंस आए हैं ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है। ये तो वापस जाएंगे ही जाएंगे। अगर कोर्ट के डायरेक्शन से आए हैं तो कोर्ट वापस लेगी, और यूजीसी के डायरेक्शन से आए हैं तो यूजीसी वापस लेगी। ये तो संभव ही नहीं है अभिषेक की, ये मैंने पोस्ट भी यही किया है, ये संभव ही नहीं है कि ये कंटिन्यू कर जाए। ये तो वापस जाना ही होगा, और कुछ नहीं तो जो जिस अदालत ने फैसला दिया है वो अदालत ही इसको वापस लेगी। और 2027 में बहरहाल मैं इसको मुद्दा बनते नहीं देख रहा हूँ। बाकी तो ठीक है, अपनी बातें चलती रहती हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था तो कह दिया था ब्राह्मण खिलाफ हो गया है, बाद में पता चला कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ज्यादा वोट दिया योगी सरकार को। मैं इसको 2027 में मुद्दा बनते किसी भी तरह से नहीं देख रहा हूँ। बंगाल चुनाव, वहां तो भद्र लोग वैसे भी ममता दीदी के साथ है। बंगाल चुनाव में तो ये तो मुद्दा नहीं है। बाकी अब बंगाल आप गए हो, आप बताओ कैसा चल रहा है। मेरे हिसाब से तो बंगाल में ये मुद्दा वास्तव में नहीं है। बंगाल में इस वक्त अगर एक मुद्दा है तो पूर्वी पाकिस्तान का मुद्दा है, और इसी चीज से मैं डरता हूं, क्योंकि ये मुद्दा नहीं है। और अगर बंगाल में भाजपा जीतेगी तो महाराष्ट्र की जीत के बाद एक और तमगा, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो अंदर अंदर रोष पनप रहा होता है, कभी कभी आप उसको देख नहीं पाते हैं। मैं बहुत छोटा था, फील गुड फैक्टर पर बात होती थी, सब लोग कहते थे, लेकिन छोटा था तो प्रश्न मेरे मन के अंदर अधिक आते थे। तो मैंने यूं ही पूछ लिया, सोनिया गांधी नई है, नई राजनीति की बात हो रही है, और ये लोग जो मिडिल क्लास का पेंशन बंद कर दिए हैं, तमाम अच्छे के बावजूद, मिडिल क्लास कहिए या फिर सरकारी नौकरी, कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा हार जाए पापा। तो लोगों ने कहा हट, तुमको राजनीति की समझ नहीं है, पेंशन थोड़े ना डुबा देगा, अटल जी बहुत अच्छा काम किया। किंतु एनडीए चुनाव हार गई। अब मैं बहुत सारे कारणों में आज भी, चूंकि मेरे मुंह से उस वक्त 2004 में यही निकला था कि पेंशन बंद करने वाला खटक रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में होता है मोस्टली। वो जैसे भी सरकारी नौकरी में आया तो मिडिल क्लास में हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो लेयर के अंदर राजनीति हो रही है, और छोटे 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 मुद्दों को लेकर के रोज बढ़ता जा रहा है। ये तो आप भी मानेंगे कि जितना प्रो अम्बेडकराइट होते जा रहे हैं, उतना एक सेक्शन विरोध में खड़ा होगा। ये प्रकृति का नियम है। और अनिल मिश्रा ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। 29 का 29 जीते थे। आज अगर एमपी में चुनाव हो जाए, मैं सही बता रहा हूं, बीजेपी 14 सीट नहीं जीतेगी, आधी। मैं लिख के दे सकता हूं। उसका कारण है कि एमपी में मोहन यादव के प्रति बहुत भयंकर रोष है, बहुत ज्यादा। और ये एड ऑन करती है यूजीसी जैसी चीजें उस प्रेशर कुकर के अंदर, और ज्यादा गर्मी प्रदान करती है और भाप बढ़ता है। अगर सीटी मारी तो ठीक, वरना कुकर फटेगा। इसलिए मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ऐसे में क्या इनका थिंक टैंक और सोशल मीडिया, जिस प्रकार से न्यूज में इतना चर्चा हो रहा है और यूजीसी पर कोई डिबेट नहीं, कोई चैनल, सबको कहा गया है जैसे इंस्ट्रक्शन दिया होगा, नहीं इस मुद्दे पे नहीं जाना। ये फायदा करेगी बीजेपी को ये स्ट्रेटजी। आपके यहाँ से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका एसिड टेस्ट है। आते ही आते उनके सामने इतना बड़ा मुद्दा है, देखते हैं कि भाई नितिन नवीन जी इसमें क्या करते हैं। क्या वो भी केवल जेपी नड्डा की तरह ऊपर से इंस्ट्रक्शंस लेते रहेंगे? क्योंकि आज की तारीख में एक डिस्कनेक्ट है, जनता से एक डिस्कनेक्ट पैदा हुआ है। और नितिन नवीन युवा हैं, वो उस समाज से आते हैं, जहाँ से आते हैं वहाँ पे इन यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। तो ऐसे में नितिन नवीन अगर कुछ करते हैं तो मैं समझता हूँ उनके लिए बेहतर होगा। लेट अस सी इफ ही डज एनीथिंग। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि ये सारे जातिवाद से हट के एक बात कह रहा हूँ कि ये इम्प्लीमेंट होने इन गाइडलाइंस का संभव नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ एकदम अराजकता फैल जाएगी। इससे अराजकता फैल जाएगी। अराजकता से याद आया सर, एक अराजकता इस वक्त जो फैली हुई है वो बंगाल के अंदर, और कमाल है, मुर्शिदाबाद में एसआईआर होने से लिटरली रोक दिया गया। मुर्शिदाबाद के अंदर जलाए गए आग में
टीएमसी सपोर्टर्स ने लूट लिया फॉर्म 7 का जो सबमिशन था एसडीएम ऑफिस लालबाग के अंदर जाकर के। ऐसे में एसआईआर को ये फेल मान लेना चाहिए, क्योंकि भाई इस अराजकता और गुंडाई में तो होगा नहीं। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं कह रहा है कि भैया कि हम इस सिस्टम के अंदर एसआईआर करा ही नहीं पाएंगे और हो ही नहीं पा रहा है और लोग जुड़ेंगे ही नहीं, तो फिर मतलब क्या है फिर कराने का? भाई मैंने कल ही कहा अभिषेक अपने पॉडकास्ट पे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामलों में बीएलएस को अलाउ कर दिया। अब अगर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मामले में हर आदमी एक पॉलिटिकल एजेंट लेकर जाएगा तो फिर तो वहां पे पटका पटकी होगी, मारपीट होगी, बहसबाजी होगी, और इसीलिए चुनाव आयोग मना कर रहा था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप बूथ लेवल एजेंट्स को लेकर अपना जवाब देने जा सकते हैं। अब चूंकि बंगाल में अलाउ हो गया है तो यूपी में भी होगा, पूरे देश में होगा, हर जगह होगा। तो ये तो अपने आप में एक मैं गलत आदेश मानता हूँ, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हर मौके पर, अच्छा इस सुप्रीम कोर्ट को खुद भी अंदाजा था कि ऐसा होगा, क्योंकि इस आदेश के तुरंत बाद उन्होंने बंगाल के डीजीपी को ये भी निर्देशित किया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि सब काम शांतिपूर्वक हो तो रहा है, सामने इतना बड़ा होली कांड हो रहा है, डीजीपी ने क्या कर लिया? डीजीपी तो खुद ही ईडी को के अगेंस्ट इसमें करने में व्यस्त होंगे ना, तो डीजीपी का तो वो वाला काम था ना। हालांकि कोर्ट ने बोला है कि वो भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह। तो ऐसे में बीजेपी, मैं मानता हूं बंगाल को लेकर के, जो मेरा बंगाल का अनुभव रहा है सर, कि बंगाल वही जीतेगा जो सिस्टम के अंदर रहे या बाहर, लेकिन वो लड़ने का जील दिखाए। भाजपा के अंदर वो तमाम मोदी जी की रैलियां, बातें, ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप बंगाल को समझने में फेल कर रही है कि वहां आपका वोटर डरा हुआ है। ममता बनर्जी का वोटर अग्रेसिव भी है, अटैक भी करता है, और आप राष्ट्रपति शासन तो आपसे होगा नहीं, वो ठीक है आपसे ना लगे, लेकिन आर्टिकल 355 भी आप नहीं लगाएंगे। ऐसे सिचुएशन में बंगाल में आपको क्या संभावना लगती है, और इस वक्त ममता बनर्जी के बॉडी लैंग्वेज को देख के आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए ममता डरी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वहां तमाम लोगों से आप बात करिए, वो यही कहते हैं कि अगर वोट पड़ गया तो ममता हार जाएंगी। बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट पड़ेगा। अब वहाँ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, आपने उसके अंदर, कैंपस के अंदर आपने पोलिंग बूथ लगा दिया, पर उनसे बात कीजिए, वो कहते हैं कि वो तो समझ में आ जाता ना किस इलाके में किसको वोट पड़ा, और अगर ममता जीत के आई तो पिछली बार की तरह पानी कटवा देंगी, कूड़ा फेंकवा देंगे, परेशान करेंगे। तो क्या बंगाल की जनता में एंटी इनकम्बेंसी इतनी अधिक है कि जिस तरह उसने वामपंथी निजाम भी इसी तरह का था, लेकिन ममता ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो क्या बंगाल की जनता में इस सरकार को लेकर इतनी घुटन, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि किसी भी बात की परवाह किए बगैर बाहर निकल के वोट करें? तो इसमें तो राय नहीं कि ममता हैज बिकम हाईली अनपॉपुलर, बहुत अनपॉपुलर हो गई, लेकिन उनका खौफ इतना ज्यादा है कि 20-20 हजार सीटें बिना किसी विरोध के सीधे निर्वाचित हो जाते हैं लोग। आपने देखा है कि ग्राम सभा के इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट को तब पूछना पड़ा कि साहब 20,000 सीटों पे किसी ने अपना निर्वाचन ही नहीं भरा, फॉर्म ही नहीं भरा, ये कैसे हो सकता है? खौफ तो है उनका। अब यही तो इकोसिस्टम का खेल है सर, जो मैं बिहार में कहता था। अब अगर सोचिए सर, 20,000 पंचायतों पर टीएमसी का ऐसे ही राज है, आप उसको कैसे तोड़ सकते हैं? क्योंकि वो जिसने अपने अगेंस्ट गांव में किसी को, जवार में, हमारी तरफ पूर्वांचल में जवार कहते हैं, क्योंकि हमारे पंचायत में पता नहीं यूपी में उस वक्त 600 या 900 लोगों का एक पंचायत ये होता था, प्रमुख होता था। हमारी तरफ 1800 का है बिहार में। बहरहाल, अगर मैं 900 लोगों के ऊपर भी मैं मानूं कि एक आदमी का इतना खौफ है कि 900 लोगों को खड़ा नहीं होने दिया अपने सामने और निर्विवाद रूप से जीत गया into 20,000, तो इससे कैसे निपटेगी बीजेपी? कोई मैकेनिज्म है बिना आर्टिकल 355? देखिए इस बार बंगाल में बात हो रही है कि 2011 जैसा चुनाव कराया जाएगा। 2011 वो चुनाव था जिसमें ममता बनर्जी ने वामपंथियों को फाड़ दिया था। सेंट्रल फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट होगा, और भाजपा और आरएसएस के नेताओं द्वारा अपने कैडर को यकीन दिलाया जा रहा है कि साहब 2021 की तरह हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, ममता की मर्जी पे नहीं छोड़ेंगे।
अब देखने वाली बात होगी कि लोगों को उनकी बात पे कितना यकीन आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन वगैरह तो लगने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में जब लोगों का ये भी कहना है कि जब वो ईडी के अधिकारियों को मार सकती हैं, सीबीआई वालों को गिरफ्तार कर सकती है, तो आम आदमी का क्या ही होगा। और मेरा मानना है कि ये डेमोक्रेसी पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। डेमोक्रेसी में तो आप देख ही रहे यूजीसी से लेकर के यहाँ पर, तो फिलहाल भाजपा की अपनी सरकार बैकफुट पर है। उनके समर्थकों ने उनको भगवान मानने से एक बड़ा चंद अचानक से नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट कह रहे हैं, नहीं हम आपके भक्त नहीं हैं। और सबसे परेशानी बड़ी बात यही होती है जब अचानक भक्त बना हुआ आदमी उठ करके खड़ा रहे कि हम जा रहे हैं आपकी महफिल को छोड़ के, हम आपके भक्त नहीं रहे। अब फिर वहां से वो रोष में परिवर्तन होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन सर ने जैसे कहा कि यूजीसी नहीं बनेगा। आज के संस्करण में इतना ही। अनुपम सर, आप शो में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।